हम्म कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो जो हफ्ते के 80 घंटे काम कर रहा है। हाँ। रात के 2 बजे भी वो अपनी ईमेल का जवाब दे रहा है। हाँ। और परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हुए भी क्लाइंट्स की समस्याएं सुलझा रहा है। बिल्कुल। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इस इंसान को लगता है कि वो आज़ाद है। मतलब लोग अक्सर सोचते हैं कि बिजनेस ओनर होने का मतलब है अपने समय का खुद मालिक होना। जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना चलता रहे। लेकिन असलियत में अगर हम देखें तो जो लोग खुद को व्यवसाय का मालिक कहते हैं, वे अक्सर एक साधारण तकनीशियन से ज़्यादा कुछ नहीं होते। सही कहा। उन्होंने अपने लिए कोई आज़ादी नहीं चुनी है। मतलब उन्होंने एक ऐसी जेल बना ली है जिसके बॉस वो खुद है। और सच कहूं तो वे दुनिया के सबसे सख्त बॉस होते हैं। खुद के लिए। बिल्कुल। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये एक बेहद आरामदायक भ्रम है। आरामदायक कैसे? मतलब इतनी मेहनत करना आरामदायक कैसे हो सकता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति हर छोटे बड़े फैसले खुद ले रहा होता है ना, हम्म, तो उसके अहंकार को एक तरह की संतुष्टि मिलती है। उसे लगता है कि मैं नियंत्रण में हूँ, सब मेरे हिसाब से चल रहा है। मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता वाली भावना। सटीक। हम्म, लेकिन अगर किसी के काम पर न जाने से या मान लीजिए एक हफ्ते की छुट्टी लेने से वो पूरा बिजनेस ठप पड़ जाता है, तो असल में वो कोई बिजनेस है ही नहीं। वो बस एक नौकरी है। हाँ, वो सिर्फ एक ऊंचे दर्जे की नौकरी है। और जब कोई अपने ही काम का गुलाम बन जाता है, तो उस बिजनेस को स्केल करना या बढ़ाना लगभग असंभव हो जाता है। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का, इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य इसी भ्रम को पूरी तरह से तोड़ना है। बिल्कुल। आज हम इस बात की पूरी गहराई में जाने वाले हैं कि कैसे इस तकनीशियन के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकला जाए। बिल्कुल। कैसे समय के बदले पैसा कमाने की जो जो पुरानी और थका देने वाली सोच है, उसे खत्म करके एक ऐसा बिजनेस एसेट तैयार किया जाए जो खुद ब खुद चले। और इसके लिए हमारे पास आज जो स्रोत हैं वे सच में बहुत शानदार हैं। हाँ, आज की हमारी इस चर्चा के 2 प्रमुख स्रोत हैं। पहला है जेनी आई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम। और दूसरा है बिजनेस और वेल्थ बिल्डिंग पर आधारित एक बेहद विस्तृत ब्लूप्रिंट जो असल में मनोविज्ञान, सिस्टम थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक साथ जोड़ता है। इन स्रोतों की सबसे खास बात ही यही है। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें या कोई मोटिवेशनल सेमिनार वाले सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ब्लूप्रिंट बहुत स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देता है कि कैसे जानकारी को एक ठोस संरचना में ढाला जाए। मतलब केवल इंटरनेट से ज्ञान इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। हाँ, ज्ञान तो आज सबके पास है। वही तो, उस ज्ञान को एक सिस्टम बनाकर जमीनी स्तर पर लागू करना ही असल मास्टरी है। ज्ञान में तब तक कोई ताकत नहीं है जब तक कि उसे काम में ना लाया जाए। बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब लागू किया हुआ ज्ञान ही असल में मूल्यवान है। तो चलिए इस चर्चा में गोता लगाते हैं। स्रोतों में जो सबसे पहला और मुझे लगता है सबसे प्रभावशाली विचार सामने आता है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल्स या प्रथम सिद्धांत की सोच। फर्स्ट प्रिंसिपल्स, इनोवेशन। हाँ, अक्सर लोग इनोवेशन के नाम पर बस दूसरों की नकल कर रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स आखिर है क्या, और ये उस टेक्नीशियन वाली मानसिकता को कैसे तोड़ता है? अगर हम इसे बहुत ही बुनियादी स्तर पर समझें तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है किसी भी समस्या, किसी भी प्रोडक्ट या स्थिति को उसके सबसे मूल सत्य या बुनियादी हिस्सों तक तोड़ देना। मतलब एकदम जड़ तक जाना। बिल्कुल। देखिए, ज्यादातर लोग एनालॉजी या समानता के आधार पर काम करते हैं। वे देखते हैं कि उनका प्रतिद्वंदी क्या कर रहा है और फिर उसी चीज में बस थोड़ा सा सुधार करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे उसने लाल पैकिंग दी है तो मैं नीली दे दूंगा। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये चीज वास्तव में काम कैसे करती है। स्रोतों में डिटर्जेंट इंडस्ट्री का जो उदाहरण दिया गया है, वो इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। ओहो हाँ, वो पाउडर बनाम लिक्विड डिटर्जेंट वाला किस्सा। मैं चाहता हूँ कि हम इसे थोड़ा और खोलें ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाए। जरूर। तो देखिए, दशकों तक बड़े बड़े जो डायनासोर ब्रांड थे वे पाउडर वाले डिटर्जेंट ही बेच रहे थे। उनके बोर्डरूम में चर्चा सिर्फ ये होती थी कि हम इस पाउडर को और अच्छा कैसे बनाएं।
कोई उसमें नीले रंग के दाने डाल रहा था, कोई उसमें नींबू की खुशबू मिला रहा था। और कीमत बढ़ा रहा था। बिल्कुल, वे बस एक दूसरे की नकल कर रहे थे। लेकिन फिर किसी ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया। उसने पूरी समस्या को मूल सत्य तक तोड़ा। कपड़े धोने का अंतिम लक्ष्य क्या है? कपड़े से दाग हटाना। सही। और ये कैसे होता है? रसायनों को पानी में घोलकर। तो फिर हम ग्राहकों को ऐसा पाउडर क्यों बेच रहे हैं जिसे पानी में घुलने में समय लगता है और जो अक्सर कपड़ों पर सफेद दाग भी छोड़ देता है? बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना रसायनों को सीधे तरल या लिक्विड रूप में ही बेचा जाए। लिक्विड डिटर्जेंट का आविष्कार इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने पुराने पाउडर प्रोडक्ट में सुधार किया, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने पुरानी मान्यताओं को जड़ से उखाड़ फेंका। एकदम सही। रुकिए, मुझे इसे थोड़ा अपने तरीके से समझने दीजिए। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी केक की रेसिपी को पूरी तरह से रट ले। अच्छा। हाँ, मतलब उसे पता है कि 2 कप मैदा डालना है और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। जब तक सब कुछ सही चल रहा है वो बढ़िया केक बना लेगा। वो बस एक कुक है, रेसिपी फॉलो करने वाला। बिल्कुल। लेकिन अगर अचानक अवन खराब हो जाए या बेकिंग पाउडर खत्म हो जाए तो वो घबरा जाएगा। हाँ। दूसरी ओर एक शेफ वो है जो फर्स्ट प्रिंसिपल समझता है। उसे पता है कि यीस्ट गर्मी और आटे के बीच की असल केमिस्ट्री कैसे काम करती है। क्या बात है। तो वो किसी भी स्थिति में नया आविष्कार कर सकता है ना? क्या मैं सही समझ रहा हूँ? ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। और असल में शेफ बनाम कुक का ये तनाव हर बिजनेस के केंद्र में होता है, सूत्रों के अनुसार। हाँ, बिजनेस में एक कुक वो व्यक्ति है जो 90% दोहराए जाने वाले काम करता है, मतलब रूटीन काम। हाँ, वो बस पहले से तय प्रक्रियाओं का पालन करता है। दूसरी ओर शेफ वो है जो उस 10% हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि इनोवेशन है। बिल्कुल, नवाचार, भविष्य की रणनीति और उस कला पर जो व्यवसाय को सच में आगे ले जाती है। समस्या तब खड़ी होती है जब एक बिजनेस का मालिक अपना सारा समय कुक वाले कामों में बिता देता है। और यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ी उलझन है। मतलब स्रोतों में एक जगह कहा गया है कि एक संस्थापक को अपना खुद का काम या योगदान घटाकर मात्र 1% कर देना चाहिए। 1% योगदान का लक्ष्य। हाँ, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। मतलब सोचिए, मान लीजिए कि कोई बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर है या कोई बहुत ही शानदार वकील है। ठीक है। क्लाइंट्स उसके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति अपने काम में जादूगर है। अगर वो अपना काम 1% कर देगा और बाकी काम अपने जूनियर्स को दे देगा तो क्या काम की क्वालिटी नहीं गिरेगी? क्या क्लाइंट्स छोड़कर नहीं चले जाएंगे? ये डर बहुत ही स्वाभाविक है और सच कहूं तो यही वो दीवार है जिससे टकराकर 90% बिजनेस कभी बड़े नहीं हो पाते। अच्छा। हाँ, देखिए, इसे किसी खरीदार या इन्वेस्टर के नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग किसी बिजनेस को खरीदना चाहते हैं वे क्या ढूंढ रहे हैं? मुनाफा। मुनाफा तो है ही, लेकिन वे एक ऐसा एसेट या संपत्ति चाहते हैं जो खुद ब खुद काम करे। वो एक ऐसी नौकरी नहीं खरीदना चाहते जहां हर छोटी चीज के लिए किसी एक जादूगर की जरूरत हो। मतलब अगर जादूगर बीमार पड़ गया तो पैसा आना बंद? बिल्कुल। बिजनेस का जो मूल्य है, उसका जो वैल्यूएशन है, उसका सीधा संबंध रिपीटेबिलिटी से है, यानी उस काम को कितनी आसानी से दोहराया जा सकता है। तो अगर काम को सिर्फ मैं कर सकता हूं तो वो बिजनेस नहीं है? एकदम सही। अगर किसी काम को आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता या किसी सिस्टम के द्वारा उसे दोहराया नहीं जा सकता तो वो काम बिजनेस के लिए कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा दायित्व है, एक लायबिलिटी है। अरे बाप रे, ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। इसीलिए ये 1% योगदान का लक्ष्य इतना जरूरी है। संस्थापक को जानबूझकर खुद को प्रक्रिया से बाहर निकालना ही होगा ताकि कंपनी उसके बिना भी उत्कृष्ट काम कर सके। और यहीं पर एक सिस्टम चैंपियन की भूमिका आती है। हाँ, श्रोतों में इस सिस्टम चैंपियन का जिक्र है। तो क्या ये कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है जिसे लाखों रुपए देकर बाहर से लाना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोतों का सुझाव है कि एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखें जो कंपनी के काम करने के तरीके को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs में बदल दे। ओके। ये कोई भी युवा, स्मार्ट और ऊर्जावान व्यक्ति हो सकता है। उसका काम सिर्फ ये देखना है कि कंपनी का जो शेफ है या जो सबसे बेहतरीन कर्मचारी है वो अपना काम आखिर कैसे करता है, और फिर उसे डॉक्यूमेंट करना। बिल्कुल, उस पूरी प्रक्रिया को कदम दर कदम लिख लेना
ताकि भविष्य में अगर कोई नया कुक आए तो वो उस SOP को पढ़कर बिल्कुल वैसा ही बेहतरीन परिणाम दे सके। तो एक तरह से ये व्यक्ति उस इंसान के हुनर को एक सिस्टम में कैद कर देता है। हाँ बिल्कुल, यही बात है। चलिए, ये तो बहुत ही तार्किक बात हो गई। हमने अपने अंदर की अव्यवस्था को सुलझा लिया। हमारे पास बेहतरीन SOPs हैं, सिस्टम चैंपियन है और एक ऐसी मशीन है जो बिना थके बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकती है। ठीक है। लेकिन अब हम बाजार का सामना करते हैं और बाजार को हमारे इन आंतरिक सिस्टम से कोई खास लेना देना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। यहीं से ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से मनोविज्ञान की ओर मुड़ जाता है और यहाँ एक बहुत ही मशहूर मार्केटिंग सिद्धांत का जिक्र है, सिजल बेचें, स्टेक नहीं। मतलब प्रोडक्ट की खूबियों की जगह भावनाएं बेचना। ये कैसे काम करता है? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान असल में फैसले कैसे लेता है। जब एक तकनीशियन अपना कोई सिस्टम बनाता है तो वो बाजार में जाके अपने प्रोडक्ट के फीचर्स या उसकी तकनीकी खूबियां बताने लगता है। हाँ, जैसे मेरी मशीन इतनी तेज है या इसमें ये वाले पुर्जे लगे हैं। बिल्कुल। लेकिन मनोविज्ञान हमें बताता है कि लोग कभी भी तकनीकी विवरण नहीं खरीदते। वे तर्क का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खरीदारी को सही ठहराने के लिए करते हैं। मतलब खुद को तसल्ली देने के लिए। हाँ, असल में जो चीज लेन देन को प्रेरित करती है वो है भावना। हाँ। स्रोतों में 8 मानवीय इच्छाओं का जिक्र है, जैसे जीवन का आनंद, सामाजिक स्वीकृति, डर से आजादी वगैरह वगैरह। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, जब कोई इंसान एक बहुत महंगी घड़ी खरीदता है तो वो सिर्फ समय देखने के लिए नहीं खरीदता। समय तो फोन में भी दिख जाता है। वही तो, वो सामाजिक स्वीकृति और रुतबा खरीद रहा होता है। वो सिजल है। जब आप सिजल बेचते हैं तो आप दरअसल वो बदलाव बेच रहे होते हैं, वो नई पहचान बेच रहे होते हैं जो आपका प्रोडक्ट ग्राहक के जीवन में लाएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ मामला थोड़ा अजीब हो जाता है। कैसे? अगर हम केवल सिजल बेच रहे हैं, केवल भावनाएं और एक अच्छी सी कहानी बेच रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की असल गुणवत्ता की कोई अहमियत ही नहीं है? क्या हम सिर्फ हवा बेच रहे हैं? ये बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि गुणवत्ता की अहमियत सबसे ज्यादा है, लेकिन वो दूसरे नंबर पर आती है। अच्छा। हाँ, देखिए, सिजल ग्राहक को आपके दरवाजे के अंदर लाता है, लेकिन आपकी गुणवत्ता उसे वापस बुलाती है। ब्रांडिंग तभी सफल होती है जब आपके ब्रांड की कहानी और ग्राहक की अपनी पहचान आपस में पूरी तरह से मेल खाती हो। मतलब अगर मैंने दावा कुछ किया और प्रोडक्ट कुछ और निकला तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। अगर कहानी और हकीकत में फर्क होगा तो ग्राहक एक बार तो खरीद लेगा, लेकिन दोबारा कभी नहीं आएगा। ये समझ आता है। और शायद इसी पहचान के मेल खाने से जुड़ा है वो दूसरा शक्तिशाली विचार, रणनीतिक अस्वीकृति या स्ट्रेटेजिक रिजेक्शन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेल्स की दुनिया का एक ऐसा सच है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ब्लूप्रिंट में कहा गया है कि कमरे में सबसे अमीर व्यक्ति आमतौर पर वो होता है जिसने सबसे ज्यादा बार ना सुनी हो। देखिए, सेल्स और बिजनेस पूरी तरह से एक नंबर्स गेम है, लेकिन ये सिर्फ ना सुनने के बारे में नहीं है, ये खुद ना कहने की ताकत के बारे में भी है। खुद ना कहना। हाँ, ज्यादातर उद्यमी इसलिए असफल नहीं होते कि उनका प्रोडक्ट खराब है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो अपने शुरुआती दिनों में हर उस इंसान को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें थोड़ा सा भी पैसा देने को तैयार हो। हाँ, बस किसी तरह सेल आ जाए। और यही गलती होती है। वे भूखे कलाकार या स्टाविंग आर्टिस्ट मानसिकता वाले ग्राहकों को हाँ कह देते हैं। अरे हाँ, ये वो क्लाइंट्स होते हैं जो सबसे कम पैसे देते हैं लेकिन रात के 10 बजे फोन करके दुनिया भर के सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। और आपकी पूरी की पूरी मानसिक शांति छीन लेते हैं। सटीक। और इसीलिए स्रोतों में MAN फ्रेमवर्क का जिक्र है। MAN इसका मतलब है मनी यानी पैसा, अथॉरिटी यानी फैसला लेने का अधिकार, और नीड यानी जरूरत। ओके, पैसा, अधिकार और जरूरत। हाँ, अगर किसी संभावित ग्राहक के पास ये तीनों चीजें स्पष्ट रूप से नहीं है तो उन्हें तुरंत ना कहना ही सबसे बड़ी रणनीति है। क्योंकि ऐसे खराब ग्राहक सिर्फ कम पैसा नहीं देते, वे आपका समय और आपके सारे संसाधन चूस लेते हैं। वो समय जो मैं किसी अच्छे ग्राहक पर लगा सकता था। बिल्कुल, जिसका उपयोग आपको उन बेहतरीन ग्राहकों पर करना चाहिए था जो आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ना कहना असल में आपकी ऊर्जा को बचाता है। वाह, ठीक है।
तो अब हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसके ऑपरेशंस पूरी तरह से ऑटोमेटेड हैं। हमने मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके सही ग्राहकों को आकर्षित कर लिया है और खराब ग्राहकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सही जा रहे हैं। अब बिजनेस में पैसा आ रहा है, सफलता मिल रही है, लेकिन इस सफलता को संभालना शायद उसे पाने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, यहाँ ब्लूप्रिंट में मार्जिन की त्रिमूर्ति का सिद्धांत आता है। ये क्या है और संस्थापक इसमें अक्सर कैसे गलती कर बैठते हैं? देखिए, जब बिजनेस में असली मुनाफा आना शुरू होता है ना, तो संस्थापकों के लिए सबसे बड़ा प्रलोभन होता है अपनी जीवन शैली को तुरंत अपग्रेड करना। जैसे महंगी गाड़ियां खरीद लेना, बड़े घर। बिल्कुल। लेकिन मार्जिन की त्रिमूर्ति कहती है कि मुनाफे को हमेशा 3 हिस्सों में बहुत ही अनुशासन के साथ बांटना चाहिए। पहला हिस्सा बिजनेस में पुनर्निवेश या रीइन्वेस्टमेंट, ताकि नई तकनीक और मार्केटिंग में पैसा लगे। ठीक है। दूसरा हिस्सा टीम का विकास, ताकि जो लोग आपके बिजनेस को असल में चला रहे हैं वे खुश रहें और टिके रहें। और केवल तीसरा हिस्सा व्यक्तिगत जीवन शैली के लिए होना चाहिए। मतलब अगर पहले ही दिन सारा पैसा अपनी जीवन शैली पर उड़ा दिया तो बिजनेस एक दिन भूखा मर जाएगा। एकदम सच। और अगर आप टीम पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो आपके सबसे होनहार लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। और टीम की बात करें तो स्रोतों में टीम मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत ही कड़ा नियम दिया गया है। हाँ, वो 7 और 8 का नियम। बिल्कुल। सच कहूं तो ये नियम मुझे पढ़ते हुए भी बहुत निर्दयी लगा। ये नियम कहता है कि जो कर्मचारी काम में 10 में से 7 या 8 नंबर पर हैं, यानी जो लगभग अच्छे हैं, उन्हें कंपनी से बाहर कर देना चाहिए। ये कैसे सही हो सकता है? मतलब कोई इंसान वफादार है, रोज समय पर काम पर आता है, अपना काम ठीक ठाक कर रहा है, तो सिर्फ इसलिए कि वो एकदम महान नहीं है उसे निकाल देना चाहिए। ये सुनने में बहुत कठोर और भावनाहीन लग सकता है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन बिजनेस को स्केल करने के विज्ञान में ये एक कड़वा सच है। कैसे? इसे इस तरह से देखिए, जो कर्मचारी लगभग अच्छे होते हैं वे काम तो करते हैं, लेकिन वे कंपनी को कभी अगले स्तर पर नहीं ले जा सकते। वे बस यथास्थिति बनाए रखते हैं। ओके। लेकिन आपकी कंपनी में जो टॉप के कर्मचारी हैं, जो 9s और 10s हैं, वे लगातार नवाचार कर रहे होते हैं। जब वे देखते हैं कि उन्हें उन 7 या 8 नंबर वाले औसत कर्मचारियों का भी बोझ उठाना पड़ रहा है, तो उनमें भारी निराशा पैदा होने लगती है। समझ गया। मतलब बेहतरीन कर्मचारियों को लगता है कि उन्हें उन औसत लोगों की भरपाई करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और आखिरकार क्या होता है, आपकी जो 9s और 10s हैं वो कंपनी छोड़कर चले जाते हैं और आपके पास सिर्फ औसत लोग बचते हैं। सही कहा। इसीलिए अपने सबसे बेहतरीन टैलेंट को बचाने के लिए आपको उन लगभग अच्छे लोगों को हटाना ही पड़ता है। और उन बेहतरीन कर्मचारियों को रोकने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही स्पष्ट सलाह दी गई है। क्या? केवल कागजी शेयर ऑप्शन देना काफी नहीं है, आपको उन्हें असली इक्विटी यानी शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स देने होंगे। मालिकाना हक। हाँ, जब लोगों के पास व्यवसाय का वास्तविक स्वामित्व होता है और जब उनका नाम कागज पर मालिक के रूप में होता है, तभी वे कर्मचारी की मानसिकता से बाहर निकलकर असल मालिक की तरह सोचते हैं। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। इंसानियत और बिजनेस की जरूरत के बीच का एक मुश्किल संतुलन। बिल्कुल। लेकिन अब हम कमरे में मौजूद उस सबसे बड़े हाथी की बात करते हैं जो आज की दुनिया में हर व्यवसाय, हर नौकरी पर मंडरा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, एआई। स्रोत ये बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एआई केवल लागत में कटौती करने या कॉस्ट कटिंग का साधन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक वैल्यू एम्पलीफायर यानी मूल्य बढ़ाने वाले टूल के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे बढ़ाता है? एआई की असली ताकत को समझना आज के समय में सबसे जरूरी है। देखिए, स्रोतों में काम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, बुद्धिवृत्ति और अंतर्ज्ञान, यानी इंटेलेक्ट, इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन। सही। अब एआई क्या करता है? वो बुद्धि यानी तर्क, डेटा का विश्लेषण और जो भारी भरकम गणितीय काम है वो बहुत आसानी से कर लेता है। वो वृत्ति यानी दोहराए जाने वाले काम और स्वचालित प्रतिक्रियाओं को भी बखूबी संभाल लेता है। और ये सब वो इंसानों की तुलना में 1/10 की लागत पर करता है। तो अगर मैं इसे जोड़कर देखूं तो एआई
उन सभी कुक वाले कामों को, उन सभी एसओपीज को पढ़कर बिना थके काम कर सकता है। बिल्कुल, वह सबसे बेहतरीन कुक बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपने उन टॉप के 9s और 10s कर्मचारियों को किस बात के भारी भरकम पैसे दे रहे हैं? जब डेटा का विश्लेषण और सारा लॉजिक मशीन कर रही है तो इंसान क्या कर रहा है? और यहीं पर इंसान का वो 10% अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन काम आता है। हम इंसानों को उनकी उस गट बेस्ड स्ट्रैटेजी के लिए पैसे देते हैं, जो अंदर से आवाज आती है। हाँ, उस रचनात्मकता के लिए जो किसी फॉर्मूला या एसओपी से नहीं आती। देखिए, जब एआई आपके सारे दोहराए जाने वाले काम और तार्किक विश्लेषण को संभाल लेता है तो वो असल में बेहतरीन इंसानी दिमागों को उस कुक वाले काम से आजाद कर देता है, ताकि वे कुछ नया सोच सकें। बिल्कुल। अब वे आजाद दिमाग शेफ वाला काम कर सकते हैं, वे नवाचार कर सकते हैं, ग्राहकों की उन भावनाओं को समझ सकते हैं जिन्हें कोई मशीन नहीं पढ़ सकती। मतलब एआई इंसान को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान को उस काम से आजाद करने के लिए है जो मशीनें वैसे भी बेहतर कर सकती हैं। एकदम सही। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। वो क्या? जो बिजनेस या व्यक्ति इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा, उसका वही हश्र होगा जो पुरानी तकनीकों से चिपके रहने वालों का होता है। नेटफ्लिक्स का उदाहरण याद है? अरे हाँ, ब्लॉकबस्टर वाला। बिल्कुल। जब दुनिया बदल रही थी तो ब्लॉकबस्टर डीवीडी किराए पर देने में अटका रहा, जबकि नेटफ्लिक्स ने खुद को स्ट्रीमिंग में बदल लिया। अगर आप खुद को अपने उन कुक वाले कामों को नई तकनीक के साथ नहीं बदलेंगे तो एआई आपको पूरी तरह से निगल जाएगा। वाह, क्या गजब की चर्चा रही है ये। हमने बिजनेस के हर उस पहलू को छुआ है जो एक इंसान को अपने ही काम का कैदी बनाता है। अगर हम इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ें तो हम वापस एआई खटाना के उस मूल दर्शन की ओर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ, उनका वो नॉलेज इक्वेशन या ज्ञान का समीकरण ये पूरे ब्लूप्रिंट का सार है। बिल्कुल। इस समीकरण को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है। एक तरफ आपके पास है आंतरिक संचालन और सिस्टम थिंकिंग, मतलब आपके अंदरूनी एसओपीज और काम करने का तरीका। हाँ, और जब आप इसे गुणा करते हैं बाजार के मनोविज्ञान और रणनीतिक ब्रांडिंग से, यानी आप लोगों की भावनाओं और इच्छाओं को कैसे समझते हैं। बिल्कुल, तो इसका अंतिम परिणाम होता है स्केलेबल वेल्थ और ऑपरेशनल फ्रीडम, यानी लगातार बढ़ने वाली संपत्ति और काम से आजादी। और इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक मुझे ये लगता है कि जब बिजनेस में कुछ गलत होता है तो तुरंत किसी इंसान को दोष देना सबसे आसान काम है। हाँ, उसने गलती कर दी। बिल्कुल, लेकिन असल में व्यवसाय की हर समस्या एक सिस्टम की समस्या है। इंसान गलतियां करते हैं, ये उनका स्वभाव है, लेकिन अगर आपकी प्रक्रिया, आपका सिस्टम इतना मजबूत है कि वो इंसान की गलतियों को रोक सके, तभी आप स्केल कर सकते हैं। इंसान पर नहीं, प्रक्रिया पर काम करें। बिल्कुल सही बात है। एआई खटाना के उन शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए। लर्न टू लर्न, टेस्ट एंड स्कोर। मतलब सीखना सीखें, परीक्षण करें और खुद को आंकें। केवल ज्ञान इकट्ठा कर लेना आपको एक तकनीशियन ही बनाए रखेगा, लेकिन जब आप उस ज्ञान का परीक्षण करते हैं, उसे एक संरचना में ढालकर लागू करते हैं, तब आप एक ऐसे एसेट के मालिक बनते हैं जो आपको आज़ादी देता है। और ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आप पहुंच के रुक जाएं। ये लगातार चलने वाली एक यात्रा है जहां हर रोज आपको अपने सिस्टम को और बेहतर बनाना होता है। बिल्कुल। अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस चर्चा को अपने जीवन पर लागू करके देखें। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स, मानवीय इच्छाओं का मनोविज्ञान, निर्दयी टीम मैनेजमेंट और एआई के बारे में बहुत गहराई से बात की। लेकिन इसे सिर्फ एक थियोरी मत रहने दीजिए। कल्पना कीजिए कि कल सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अच्छा? हाँ, कोई नया एआई टूल आ गया है जिसने आपके 90% नियमित काम, आपका सारा वो कुक वर्क, आपकी रिपोर्ट्स, आपके ईमेल्स, वो सब पूरी तरह से स्वचालित कर दिए हैं। सब ऑटोमेट हो गया। अब वो मशीन आपका काम आपसे तेज और बेहतर कर रही है। ऐसे में वो 10% मानवीय अंतर्ज्ञान क्या है? आपका वो व्यक्तिगत एक्स फैक्टर क्या है जो आप अपने काम में लाते हैं, जिसे कोई मशीन नहीं सीख सकती? बहुत गहरा सवाल है। अगर आज इस पल आप अपनी उस अद्वितीय मानवीय खासियत को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, तो क्या यह संभव है कि इंसान पहले से इस दौर से बाहर हो गया है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। अगली बार तक के लिए सवाल पूछते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।